फार्मर प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट हो चुके हैं। ये इमेज हमें 2021 की याद दिलाता है, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म को ब्लैक लॉस कहा था और सरकार को उन्हें पीछे लेना ही पड़ा था। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? नॉर्थ इंडिया के फार्मर चाहते क्या है और सरकार जो वो चाहते हैं वो दे क्यों नहीं देती है? ये एक प्रोटेस्ट है या फिर इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारी बातें आपके सामने रखेंगे और खुद का ओपिनियन देंगे, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि क्या फार्मर की डिमांड प्रैक्टिकली है या फिर नहीं है। किसान क्या चाहते हैं? इलेक्शन आ रहे हैं और यही टाइम होता है जब सरकार से अपनी बातें मनवा लेने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। 250 से ज्यादा छोटे बड़े फार्मर यूनियन एक बैनर के अंदर साथ आए हैं। किसान मजदूर मोर्चा या प्रोटेस्ट पंजाब से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, लेकिन इनमें हरियाणा और यूपी के फार्मर भी शामिल है। बेसिकली ब्लूप्रिंट पिछले समय जैसा था वही लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा 2021 में फार्मर लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। 2021 के बाद कई फार्मर यूनियन स्प्लिट हो चुके हैं। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था, ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन नहीं है। यानी एज अ कॉमन ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पहले के प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले के सारे डिमांड कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए किसान लौटकर घर चले गए थे। और ये जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है ये बिल्कुल नया है। इन्हें फार्मर के प्रोटेस्ट को 2.0 कहना सही नहीं होगा। इस साल के इंटरिम बजट अनाउंस हुआ था तो ये फिगर सिर्फ एक एस्टिमेटेड है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बजट में फार्मर को कितना सपोर्ट मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,17,528 करोड़ रुपए, जिसमें इंक्लूडेड है पीएम किसान फंड 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14,600 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600 करोड़, प्रमोशनल फार्मर एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ 587 करोड़ रुपए स्पेंड करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1,64,150 करोड़ रुपए। ये सारा पैसा फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने में खर्च होता है। या तो ये फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता है या फिर मार्केट प्राइस और फार्मर प्राइस के बीच के डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी सब्सिडी की वजह से भारत में फर्टिलाइजर का मिसयूज होता है। ये हम नहीं बल्कि अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन 2,05,000 करोड़। ये पूरा का पूरा अमाउंट एमएसपी के परचेसेस करने में खर्च होता है और इसका लाभ सिर्फ 6% फार्मर को होता है, जिसमें मेजरली जिन स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके फार्मर शामिल है। डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स पर कोई एमएसपी नहीं होता है। तो टोटल कितना हुआ? 4,86,678 करोड़। दिस इज मोर देन 10% ऑफ अ टोटल बजट। और इस अमाउंट में पावर सेक्टर के सब्सिडीज तो इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि पावर सब्सिडीज में मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, तो वो इस फिगर में आते ही नहीं है, क्योंकि ये फिगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की सब्सिडीज है। वीट और राइस प्रोक्योरमेंट पंजाब की सरकार कॉन्सिस्टेंटली 30 से 40% के बीच में होता है। तो कितना सारा पैसा एक ही स्टेट में जा रहा है, आप ही सोचे। सबसे पहले समझते हैं कि किसानों की डिमांड क्या है। किसानों ने टोटल 12 डिमांड सरकार के सामने रखी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसमें से कुछ डिमांड रैशनल और कुछ डिमांड काफी इरेशनल है, बट इन अ डेमोक्रेसी यू हैव द फंडामेंटल राइट टू बी द इरेशनल, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। जैसे WTO से निकल जाना, सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल कर देना भारत के फायदे में नहीं है, इससे भारत का ही नुकसान होगा। लेकिन नेगोशिएशन कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ डिमांड इतने आउटरेजियस होते हैं कि वो एक्सेप्ट होने वाले ही नहीं है। सबको पता होता है कि उनकी छाया में दूसरे डिमांड पास हो जाते हैं। एमएसपी की प्रॉब्लम किसानों की कई मांगों में से एक मांग उभर कर आती है और वही है एमएसपी की मांग। एमएसपी एज अ लीगल राइट्स क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी रीजन की वजह से अगर मार्केट में प्राइस गिर गया तो सरकार किसानों से एमएसपी पर ये धन ले सकती है। सरकार साल में 2 बार 24 कमोडिटी पर एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन ये एमएसपी सिस्टम ब्रोकन है, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का कुछ लाभ मिलता है। क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, पूरे भारत में उगने वाले धान को वो खरीद नहीं सकती है। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था। उस समय हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम फॉरेन एड पर गुजारा कर रहे थे। उस समय किसान को ग्रेन उगाने के लिए एनकरेज करने के लिए एमएसपी की प्रथा शुरू हुई थी। हम फूड डिफिक कंट्री से फूड सरप्लस देश बन चुके हैं। लेकिन आज एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारे ग्रेनियर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी 8 लाख टन की है और 2021 का डाटा कहता है कि ऑलरेडी 900 टन लिए बैठे हैं। ये इतना सारा खाना
खाना ओवरफ्लो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी पर खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर सप्लाई और डिमांड के रूल चलते ही नहीं है। अगर उन्हें बेटर क्वालिटी या फिर चीपर प्राइस कहीं और से मिलता है तो वो वहाँ से खरीद सकता है। भारत में बीज लोकली सो करने के बजाय रशिया से वीट इंपोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद लगता है। चलिए अब डाटा देखते हैं। भारत में वीट की एमएसपी है 2275 पर क्विंटल यानी कि 100 किलो। और अर्जेंटीना और रशिया जैसे देश 1 क्विंटल वीट कितने में बेचने के लिए रेडी है, चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना 1994 रुपीज और रशिया 1869 रुपीज पर क्विंटल। इंटरनेशनल मार्केट में शिकागो बोर्ड और ट्रेड 1809 में वीट लाता है। तो करेंट सिचुएशन में एमएसपी से भारत सरकार के लिए, इंडिया कंज्यूमर के लिए या फिर प्राइवेट प्लेयर के लिए कोई फायदा ही नहीं है। हमारे अन्नदाता किसान नहीं, हमारे अन्नदाता तो पुतिन है। ये देश के लिए डबल ट्रेजेडी है, क्योंकि हमें लो क्वालिटी वीट एमएसपी पर एफसीआई को बेचने की लत लग चुकी है। आज हम एमएसपी पर ओवर डिपेंडेंट है और इसलिए आज वीट और पैडी की खेती अनसस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव नहीं है। लेकिन चलिए एक्सट्रीम केस के बारे में सोचते हैं। क्या सरकार एमएसपी एज अ लीगल राइट दे सकती है? सरकार ने अगर किसानों की सारी बातें मानकर एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया तो क्या होगा? एमएसपी का देश पर इम्पैक्ट, चलिए अब नंबर देखते हैं। इस साल भारत का वीट प्रोडक्शन 114 मिलियन टन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, ज्यादा खाना यानी कि गरीब के लिए कम दाम, इन्फ्लेशन कंट्रोल और तो और एक्स्ट्रा खाना यानी कि एक्सपोर्ट करके हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पिछले साल एमएसपी 7% से बढ़ाया गया और हर साल यही चलता रहेगा। अगर एमएसपी एक लीगल गारंटी बन गया तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर वीट और राइस एमएसपी के नीचे नहीं खरीद पाएगा, यानी उसे महंगे दामों में चीजें खरीदनी होगी। होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होगी और तो और आपको भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होगी। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यानी कि किसान होंगे। स्वामित्व कमेटी ने एमएसपी कितना होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, विच इज फॉर्मूला कॉल्ड एज C2 + 50%। मतलब कि सरकार की सेट की हुई एमएसपी 50% ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि करंट एमएसपी ऑलरेडी कमेटी के रिकमेंडेशन से ऊपर है। वीट ग्रो करने वाले 12 स्टेट में से 8 स्टेट में एमएसपी स्वामित्व कमेटी से हाई है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी एज अ प्रैक्टिस फ्री मार्केट की प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। लॉजिक यही कहता है कि एमएसपी सारे कमोडिटी पर नहीं बल्कि सिर्फ चुनिंदा 20 या 24 प्रोडक्ट पर डिक्लेयर होता है और यही धन जरूरत से ज्यादा होता है। एमएसपी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाहे भी तो उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये धन हमारे ग्रेडियंट में बढ़ता रहता है, जिसमें से 30% पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा प्रोड्यूस बढ़ रहा है उस स्पीड से स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बढ़ रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगती है और प्राइवेट प्लेयर को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए इंसेंटिव नहीं है। इन माय हम्बल ओपिनियन भारत को एग्रो रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। वही रिफॉर्म जिन्हें 2 साल पहले फार्मर प्रोटेस्ट में विरोध हुआ था। एमएसपी जो किसान के सपोर्ट के तौर पर बना था, आज भारत को और भारत के किसानों को निचोड़ रहा है। और सिर्फ किसानों को खुश रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए हम हर साल एमएसपी को बढ़ा ही जा रहे हैं। हर साल अलग अलग पार्टीज एमएसपी के दाम बढ़ाने पर बात करते हैं। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसके फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के पैसे हैं जो कि आप टैक्स से देते हो। आज हम नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट भी मानते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है, जिसका फायदा चंद लोगों को होगा और नुकसान सबको होगा। अब हमारा एक सिंपल सा सवाल है, अगर किसानों की डिमांड की वजह से आम आदमी को नुकसान हो गया या फायदा, जवाब के बारे में आप खुद ही सोचिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए। चलिए अब इसकी कंक्लूजन के बारे में समझते हैं। प्रोटेस्ट के बारे में कई बातें सस्पिशियस है। ये प्रोटेस्ट अब क्यों हो रहे हैं? अब तो इलेक्शन है, पार्लियामेंट सेशन सीधा मानसून के टाइम पर होने वाला है, तो अब ये प्रोटेस्ट क्यों? इस सरकार से प्रॉमिस करने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कोई भी सरकार आ सकती है। प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि फार्मर लीडर्स को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो गया था कि राम मंदिर के बनने के बाद देश के बारे में काफी पॉजिटिव चर्चा हो रही थी। इस पॉजिटिव चर्चा को बैलेंस करने के लिए प्रोटेस्ट डिजाइन किए गए। हाल ही में एक न्यूज आई है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के थ्रू किसानों को हथियार भेजना चाहते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट को जारी रखे। दिल्ली हमारी राजधानी काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ मूवमेंट का फ्लो चौक न होना सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे क्राउड बढ़ता जाता है वैसे ही दंगे होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं और इसमें किसी एक कल्प्रिट को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। और इलेक्शन के समय देश के कैपिटल में कुछ भी हो सकता है और ये काफी डेंजरस है। अब देश के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यही है कि इलेक्शन स्मूथली हो जाए, फिर कोई भी पार्टी चुनकर क्यों ना आए, लेकिन हर वोटर को बिना किसी हर्डल के अपने वोट कास्ट
करने का मौका मिले, उसका फोकस सही चीजों पर हो ताकि वो काम को देखकर सही कैंडिडेट चुने। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपके बेसिस छोड़िए, फैक्ट के साथ बात कीजिए, नंबर के साथ बात कीजिए। सोचिए क्या भारत प्रैक्टिकली WTO से बाहर हो सकता है? क्या हम 10 लाख करोड़ MSP पर खर्चा कर सकते हैं? क्या MSP की प्रैक्टिस हमें इनकम्पिटेंट बना रही है? क्या हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के फार्मर की बात सुन रहे हैं और साउथ के फार्मर को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हमें MSP से ज्यादा फूड स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत नहीं है? क्या इलेक्शन के समय ऐसे प्रोटेस्ट देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या एक सिक्योरिटी को थ्रेट बनाता है? ये सवाल हर एक ने खुद से पूछना जरूरी है, रैशनली सोचकर विचार करना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वो सभी जानकारी मिल चुकी होगी जो आपको जाननी चाहिए थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।